स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। क्यों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले, जो आपका 20 मार्च को दोस्तों सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस का एग्जाम हो दोस्तों, उसके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 19 ऐसे VVI इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं जो आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहे और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो होने वाला 20 मार्च के सामाजिक विज्ञान का पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है और खास करके सब्जेक्टिव के लिए। चलिए आज का ये 19 प्रश्न को हम लोग जोरदार तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले कहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। क्या होता अति लघु उत्तरीय? दोस्तों इसमें टोटल 7 गो प्रश्न पूछेगा, 5 गो का उत्तर देना और 10 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय में पक्का करना है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है। पहला प्रश्न कहता है कॉर्न लॉ क्या है और इसे क्यों समाप्त किया गया और इसके समाप्ति के क्या परिणाम हुए। देखिए दोस्तों अगर रिजल्ट में अगर आप सोच रहे कि 90% आना अगर उम्मीद रखते हैं दोस्तों, जो भी वीडियो डाले एग्जाम समय तक दोस्तों उसको देख कर जाइए ताकि आने वाला रिजल्ट आपको बेट करे 90% का। और दोस्तों इसके कारण आपका जो सीना ये चौड़ा हो जाए और मोहल्ले में आप सीना चौड़ा करके चले ताकि समझ में आए कि मेरा 90% आया, क्या मेरा परिणाम निकला, बहुत अच्छा निकला। तो दोस्तों अगर उम्मीद रखते हैं दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और जितना भी वीडियो डाल रहे हैं उसको अच्छी तरह से देख के जाइए, बस उसके बाद बिंदास रहिए, ठीक है। देखिए ब्रिटेन में मक्के के आयात पर रोक लगा दिया गया था और इसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। ब्रिटेन में क्या हुआ, मक्के के आयात पर, मक्का को इंग्लिश में दोस्तों लोग कॉर्न कहते हैं और कॉर्न यानी कि मक्का पर आयत पर रोक लगा दिया, इसे हम लोग कॉर्न लॉ कहते हैं। और इस लॉ के कारण ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ के दाम क्या हुए, बहुत बढ़ गए, लोग नाराज हो गए थे, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया और इसकी समाप्ति से क्या हुआ, खाद्य कीमतें में गिरावटें आ गई। चलिए 2 नंबर कहता है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पेनिश जर्नी मशीन पर हमला क्यों किया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटेन की जो महिलाएं हैं ये क्या स्पेनिश जर्नी मशीन का जो दोस्तों आविष्कार कौन किया था, तो हेम्स हार्ग्रीव्स ने 1764 में स्पेनिश जर्नी मशीन का आविष्कार किया था, जिसके कारण दोस्तों एक साथ सूती धागों को 8 बार काटा, यानी 8 धागों में काटा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि ब्रिटेन की महिलाओं ने कामगारों ने स्पेनिश जर्नी मशीन पर हमला क्यों किया। देखिए बहुत ही है, अगर मशीन आता है दोस्तों एक बार में 8 गो धागा काट रहा है तो क्या महिलाएं इस प्रकार से काम करेगा, नहीं। इसी कारण से उनको डर सता रहा था कि उनका जो रोजगार कहीं छीन ना जाए। देखिए बेरोजगारी से भाई महिलाएं नव प्रौद्योगिकी का क्या विरोध करते थे, स्पेनिश मशीन से आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पेनिश मशीन क्या क्या हमला करवाए, जिस कारण दोस्तों उनका रोजगार ना छीन पाए। इसलिए क्या हुआ, नए नए प्रौद्योगिकी का नए स्पेनिश मशीन का नाम है स्पेनिश मशीन पर हमला करवाए ताकि उसके रोजगार को कोई छीन ना सके। चलिए तो नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर कहता है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। देखिए दबाव समूह का लक्ष्य दोस्तों सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का हिस्सा नहीं होता, जबकि राजनीतिक दल को दोस्तों लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने, सरकार बनाने या विरोधी दल के रूप में क्या सरकार का नियंत्रण करना होता है, रखना होता है, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो दबाव समूह जो करता है कार्य वो राजनीतिक दल में नहीं होता, ठीक है। जैसे कि दबाव समूह क्या, इसका जो लक्ष्य है पूरा तरह से प्रत्यक्ष नियंत्रण पर नहीं करना और इसका लक्ष्य है दोस्तों ये नियंत्रण करना होता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर कहता है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो सत्ता में साझेदारी विभिन्न रूपों में होती है, जैसे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता का बंटवारा होता है। क्षैतिज वितरण में दोस्तों कार्यपालिका विधायिका ये सब आता है, ऊर्ध्वाधर में दोस्तों केंद्र सरकार राज्य सरकार ये सब आता है। इस प्रकार से सत्ता का क्या होता है, सत्ता की साझेदारी में विभिन्न रूपों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर कहता है अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आता है दोस्तों, वीडियो से कोई भी लाभ होता है दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी दोस्तों को जरूर से कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो में दोस्तों कोई भी अगर यहाँ पर कोई भी कमी है तो नीचे कमेंट किए दोस्तों, मैं उसे दूर करने का कोशिश करूंगा। 5 नंबर कहता है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता का विभिन्न क्षेत्र किसे कहा जाता है। देखिए हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाई जाती है। पेड़ पौधे जीव जंतु में इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं और वनों की जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है। देखिए जैव विविधता होता क्या है, हमारे जो भी पृथ्वी है दोस्तों इस पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, क्या एक प्रकार के पेड़ पौधे नहीं सर, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी है, जैसे कि हम हैं, गाय है, कुत्ता, भैंस, इस प्रकार का है, ठीक है। और यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु में इसी अंतर को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। चलिए
6 नंबर का था कि सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। सार्वजनिक का मतलब इन दोस्तों ये क्या होता है कि सरकार के हित में जो क्षेत्र आता है जिसके आधार पर जो लोग यानी कि जनता का हक पूरा होता है, जैसे कि हो गया ऐसा क्षेत्र जो सरकार के अधिकार में होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस और सरकारी विद्यालय और हॉस्पिटल लिख सकते हैं, रेलवे स्टेशन लिख सकते हैं, जिसपे क्या होता है ये सरकारी चीज होता है जिसपे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है जनता का अधिकार होता है, जनता वहां पर रह सकता है, यानी कि इसका कार्य का यानी कि इसका लाभ उठा सकता है। चलिए अब 7 नंबर का था कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। देखिए वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। कहने का मतलब क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा का उपयोग मुद्रा का उपयोग किए बिना क्या जो वस्तु विनिमय प्रणाली ये मुद्रा का उपयोग नहीं करता है और क्या करता है ये आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के माध्यम से करते हैं, उसे वस्तु विनिमय। यानी कि पहले दोस्तों मुद्रा नहीं होता, पहले किस प्रकार से विनिमय होता था, तो वस्तु के प्रकार से, यानी कि एगो गाय देता था उधर से 4 गो बकरी देता था, इधर से 1 किलो आटा उधर से 1 किलो चावल, इस प्रकार से दोस्तों वस्तु विनिमय का साधन चलता था। ठीक है, चलिए अब ये लघुत्तरीय समाप्त हुआ। लघुत्तरीय में हम लोग एंटर कर चुके हैं और लघुत्तरीय में टोटल 7 गो प्रश्न पूछेगा, 5 गो का उत्तर देना है। 15 नंबर लघुत्तरीय में पक्का करना है और लाइक नहीं किया दोस्तों। अगर दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट चीज बताते दोस्तों और इतना अच्छा से समझा के बता दे दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों समझिए कितना बुरा लगता होता है। एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा। और 8 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसी 2 पर टिप्पणी लिखिए। पहला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक क्या कलंकित जो घटना अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो गई तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे क्या मारे गए। यानी कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें अमृतसर में दोस्तों क्या हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा भीड़ जमा हो गया, शांतिपूर्ण तरीका से इकट्ठे हो गया, जिसके कारण क्या जो अंग्रेज लोग था वो क्या तनातन गोली डालने लगा, जिसके कारण जो है यहाँ के निर्दोष और क्या है जो हत्या नहीं किए थे वो लोग भी मारे गए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 2 नंबर है कि रोवल एक्ट पर आपको टिप्पणी यानी कि कमेंट लिखना है। देखिए रोवल एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर किसी भी राजनीतिक भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता था। देखिए अगर रोवल एक्ट के बारे में हम लोग समझे तो रोवल एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 में पारित हुआ। रोवल एक्ट हुआ कि नहीं, हाँ सर 1919 में पारित हुआ। तो रोवल एक्ट है क्या, तो रोवल एक्ट दोस्तों एक ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर किसी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता था। ठीक है, चलिए अब तीसरा में था चोरी चोरा हिंसात्मक घटना। चलिए ये क्या है, तो चोरी चोरा हिंसात्मक घटना दोस्तों ये क्या था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चोरी चोरा नामक जगह में हिंसात्मक घटना घटित हुआ, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसके कारण 22 को पुलिसकर्मी मर गया था। और इस घटना को चोरी चोरा नामक हिस्सा यानी कि जो चोरी चोरा है दोस्तों ये जगह का नाम है, और इसी जगह पर क्या हुआ, तो 22 को जो पुलिसकर्मी है ये जलकर राख हो गए थे, क्योंकि पुलिस थाने के आगे क्या होगा, तो आग लगा दिया था। ठीक है, जिसके कारण 222 को पुलिसकर्मी मर गए थे। इसी को हम लोग चोरी चोरा नामक हत्याकांड जो घटना के नाम से इसको जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, क्या कहता है महामंदी के कारण की व्याख्या करें। महामंदी से क्या होता, देखिए महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया था। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने लगे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत में क्या कीमतें गिर गए। इस अवधि में गेहूं की जो कीमतें 250% गिर गया। महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबी किसानों पर पड़ा। कृषि उत्पादों की कीमतें गिराने में ठीक है, गिरने के बावजूद किसानों को करों में क्या कोई राहत नहीं मिला था कि उनके जो ऋणग्रस्त दोस्तों ये बढ़ चुकी थी और उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी या गिरवी रखनी पड़ी। महामंदी से क्या होता है दोस्तों, महामंदी के कारण दोस्तों क्या होता है, ये सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, गरीब पर पड़ता है, क्योंकि गरीब का दोस्तों खाने के लिए कुछ होता नहीं है। ठीक है, और होता भी है तो जो फसल उगाता है उसमें अगर महामंदी में अगर उसका कीमतें ही बाजार में गिर जाए तो वो क्या जो किसान है वो अपना रोजी रोटी किस प्रकार से चलाएगा, नहीं चला पाएगा, जिसके कारण क्या होता है उन्हें अपना जमीन बेचना पड़ता है और वो जो है क्या हो जाते हैं, वो कर्जदार हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस पर बहुत ज्यादा कर्ज भी हो जाता है। ठीक है, ऋणग्रस्त हो जाता है। चलिए 10 नंबर है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है आपको बताना है। ठीक है, देखिए
भारत एक सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म तथा समुदाय के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने शारीरिक क्षमता, ठीक है, शारीरिक क्षमता और समानता, रूप, रंग अलग अलग है। सभी का व्यवसाय, पढ़ाई के विषय, खेल का संस्कृति, गतिविधियां अलग अलग होती है। इनका चुनाव लोगों की अपने पसंद पर निर्भर करता है। इन्हें सामाजिक विद्रोह के कारण सामाजिक समूहों में बनाता है। जब सामाजिक असमानताएं विद्रोह का रूप ले लेता है तो सामाजिक विभाजन हो सकता है। कहने का मतलब दोस्तों सामाजिक अंतर होता क्या है और सामाजिक विभाजन का रूप कैसे ले लेता है। तो दोस्तों सामाजिक विभिन्नताएं दोस्तों आपको पता है कि ये पूरी तरह से जाति, धर्म, लिंग, समुदाय पर क्या करता है, निर्भर रहता है। जिसके कारण क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता अलग अलग होता है। वो पढ़ाई में अपना रुचि अलग रखता है, वो उसका शारीरिक संबंध अलग अलग होता है, ठीक है, यानी कि शारीरिक गतिविधियां। जिसके कारण क्या होता है, इनका चुनाव लोगों की पसंद पर निर्भर करता है, यानी कि किसको चुनाव देना उसी को चुनाव करते हैं। इसी के कारण दोस्तों सामाजिक अंतर ये सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, अलग अलग बंटवारा का, ठीक है। अब चलिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि राजस्थान का शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, राजस्थान में पानी की भारी कमी हो गई क्योंकि वहां उचित वर्षा नहीं होती है। इसलिए राजस्थान में जल संग्रहण के लिए क्या भूमिगत टैंक का प्रयोग किया गया, जिसको हम लोग टांका कहते हैं, और इसे मुख्य रूप से घर के आंगन से बनाया जाता है और भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़ा जाता है और पाइप छत से जुड़ा जाता है। अब ऐसा जुड़ा जाता ये कैसे जुड़ा जाता? अगर देखिए दोस्तों, जब राजस्थान में वर्षा होता है और जल संग्रहण करने के रीति रिवाज है दोस्तों, तो इसको हम लोग दोस्तों क्या इस प्रकार से करते हैं, परंपरागत संसाधन, यानी कि जब छत पर दोस्तों पानी जमा होता है और छत से जब पानी नीचे टपकता है, वो तो सभी के घर में होता है। जब बरसात के दिन आते हैं तो क्या, जब छत के जो पाइप है दोस्तों, जहां से पानी निष्कासित होती है, उसमें क्या पाइप को जो जोड़ दिया जाता है, किस भूमिगत टैंक से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो जितना भी पानी का बहाव है दोस्तों, यह भूमिगत टैंक में इकट्ठा हो जाए और इस तरह से पानी का वहां पर क्या होता है, संग्रहण किया जाता है। चलिए, इस तरह से क्या होता है, तो इस तरह से दोस्तों ताकि बरसात का सारा पानी इन पाइपों के सारे टैंक में जमा हो जाए। राजस्थान में लोग छत पर भी वर्षा जल संग्रहण करते हैं। शुष्क तथा आर्द्र शुष्क वायु में क्षेत्र में क्या, उसी प्रकार से दोस्तों लिखा है, खेतों को वर्षा वाले संग्रहण भंडारण क्षेत्र में बदल दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों, अगर जिस प्रकार से समझा रहे दोस्तों, अगर इस प्रश्न को समझना ही दोस्तों सबसे ज्यादा चालाकी का काम होता है। प्रश्न समझ लेते हैं, कोई दिक्कत का परेशानी का बातें नहीं होगा, ठीक है। और इस प्रकार से जल का संग्रहण किया जाता है। चलिए 12 में कहता है कि चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाओं का वर्णन करें, और तो देख बताना है। तो चावल भारत के प्रमुख खाद्य फसल है दोस्तों। इसे उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक है किसे, देखिए इसे उगाने के लिए यहाँ पर 2 काट लीजिए, ठीक है। इसे उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला, 25 से 30 डिग्री से यहाँ पर तापमान होना चाहिए चावल की खेती के लिए। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। जलोढ़ और दोमट मिट्टी का होना चाहिए और उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, ठीक है। समतल भूमि होनी चाहिए ताकि ज़्यादा दिन तो क्या पानी इकट्ठा रहे और आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई का प्रबंधन होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों चावल की खेती इन्हीं जगहों पर किया जाता है। जिसके पिता किसान है वो समझते हैं कि चावल की खेती किस तरह से किया जाता है। बस दोस्तों यहाँ पर तापमान, वर्षा, बस इसी प्रकार का आकर आप ध्यान रखते हैं तो एग्जाम में नंबर आ सकता है, ठीक है। अब 13 नंबर का था कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयां का वर्णन करें। देखिए, वस्तु विनिमय की कठिनाई निम्नलिखित प्रकार से दोस्तों, ये पहला है दोस्तों, दोहरा संयोग का अभाव। इस प्रणाली में व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकताओं की वस्तु हो और वो अपने वस्तु को बदलने में स्वयं उस मनुष्य की क्या वस्तु लेने का तैयार हो, ठीक है। अब 2 नंबर है मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई एक माप नहीं होता जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न रूपों में विभिन्न वस्तु का तुलना नहीं किया जा सकता। दोनों की पक्ष आप अपने अपनी वस्तु का अधिक मूल्य आंकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप लोहा और दोस्तों मान के चलिए आलू को तोलते हैं तो दोनों 1-1 किलो है, ठीक है। तो दोस्तों क्या लोहा भी 10 रुपये किलो मिलता है और आलू तो 10 रुपये किलो है, तो लोहा 10 रुपये किलो मिलेगा? नहीं सर, क्योंकि लोहा आपका 10 रुपये किलो नहीं मिले। तो इसको आप किस प्रकार से आंक रहे हैं सर? मुद्रा की सहायता से आंक रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट 3 नंबर का पॉइंट है कि वस्तु के विभाजन में कठिनाइयां होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जैसे कि गाय, बैल, बैर, बकरी, कुर्सी, मेज आदि, क्योंकि इनका विभाजन करने में इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसको विभाजन की जाए तो इसका उपयोगिता दोस्तों ये समाप्त हो जाता है। चलिए अब 14 नंबर का प्रश्न करता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवाओं, तकनीकों तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण होता क्या दोस्तों? आखिरकार हम लोग समझे तो वैश्वीकरण दोस्तों एक इस प्रकार, वैश्वीकरण के सहायता दोस्तों आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग देशों से आप व्यापार कर सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज दोस्तों ये जितना भी
विभिन्न देशों दोस्तों उसके आप संबंध या एकीकरण को जुड़ाव कर सकते हैं और अपना माल का श्रम का दान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर दिमाग जो है दोस्तों टन टन कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा दोस्तों मेहनत लग रहा है। और एक बार दोस्तों वीडियो का एक लाइक कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है दोस्तों बोलने में। तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिल उतरी प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 5 गो पूछे दोस्तों, 3 गो का उत्तर देना, 15 नंबर आपको जो है करना पक्का। ठीक है, देखिए तो 15 नंबर का प्रश्न करता है 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूह की सूची बनाई और बताइए कि वे आंदोलन में क्यों शामिल हुए थे। ठीक है, उत्तर कैसे 1921 में क्या 1921 में असहयोग आंदोलन ने भारत के विभिन्न सामाजिक समूह के हिस्से में विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्से लिया और यहाँ पर सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक के अपने अपने आकांक्षाएं आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। पहला देखें तो शिक्षित मध्य वर्ग, शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग में दोस्तों देखें तो शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थी ने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिए, शिक्षक इस्तीफा दे दिएगा, वकील मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। शिक्षक वर्ग आंदोलन में शामिल हो गए और क्योंकि उन्हें देखा गया कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते हैं, भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के कम मुकाबले कम मिलता। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हम लोग समझे तो 1921 में जो बातें बोल रही है असहयोग आंदोलन की, ठीक है 1921 में क्या बोली, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूह और की सूची बनाना। देखिए 1921 में दोस्तों असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था दोस्तों, सभी जो विद्यालय है ये बंद हो गया था, विद्यार्थी जो है स्कूल जाने से मना कर दिया, शिक्षक त्याग पत्र दे दिया, सरकारी पदों को दोस्तों या पदवियों को लौटा दिया गया, सरकारी नौकरियों को त्याग कर दिया गया, मुकदमा लड़ाया गया दोस्तों वकील के द्वारा, ताकि क्योंकि दोस्तों अंग्रेज जो भारतीय लोग जो है जितना पढ़े लगा था उतना ही अंग्रेज भी पढ़ा लिखा था, लेकिन भारत को कम वेतन दिया जाता था और अंग्रेजों को ज्यादा वेतन दिया जाता था, जिसके कारण क्या ये अपना स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए। भारतीय जो वकील है ये मुकदमा लड़ना बंद कर दिए गए। ठीक है, इस प्रकार से वे केवल क्लर्क ही पैदा होते थे और क्लर्क ही मर जाते थे। ठीक है, और इस भेदभाव पूर्ण नीति के कारण अशिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार का विरोध करता था। ठीक है, चलिए 2 नंबर कहता है कि व्यापारी वर्ग क्या है। देखिए व्यापारी वर्ग, तो व्यापारी वर्ग से क्या था, स्थान पर व्यवसाय, व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करना या विदेशी व्यापारों में पैसे लगाने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की सरकार गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन से ले जाता था और वहां से तैयार मालों को लाकर अधिक कीमतों पर भारत में बेचता था। भारतीय व्यापारी को इससे बहुत कम लोग, व्यापारी वर्ग में दोस्तों क्या हुआ, तो व्यापारी वर्ग में दोस्तों ब्रिटेन से माल को क्या क्या जो विदेशी जो आपका जो कि कौन, तो जो अंग्रेज है दोस्तों ये कहाँ से ब्रिटेन से माल लाता था, सस्ता दाम पे लाता था और यहाँ पर भारत में अधिक दाम पर उससे बेचता था, जिसके कारण दोस्तों जो भारत को जो व्यापारी है इसको जो है व्यापार में दोस्तों बहुत ही नुकसान हुआ, क्योंकि ये दोस्तों अपने से उग जाते थे और उसके प्रति इनका जो है मूल्य नहीं मिल पाता था। ठीक है, अब 3 नंबर सामान्य जनता, तो असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों तथा चीजों का बहिष्कार कर दिया, शराब की दुकानों को पिकेटिंग कर दिया गया और कपड़ों की होली जला गया। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुकी थी, इसलिए उसे बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। यानी कि दोस्तों सामान्य जनता में क्या होगा, तो जो विदेशी जो वस्तुएं थे दोस्तों उसका क्या हुआ, बहिष्कार कर दिया गया है, उसको तहस नहस कर दिया गया है, शराब की जितना भी दुकान उसको बंद कर दिया गया और जो विदेशी जो कपड़ा था उसको जलाकर होली लगाया गया। ठीक है, इस प्रकार से 4 नंबर हम लोग देखें, 4 नंबर पॉइंट में बगान मजदूर, तो गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जब मजदूर को समझाई गई तो बगान की 4 दीवारों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। ठीक है, हो गए, वे अधिकारियों का आलोचना अवहेलना करने लगे, वे बगान को कम छोड़कर क्या बगानों को काम छोड़कर अपने घरों की लौट गए, क्योंकि उनको लगने लगा कि गांधी राज आते ही सबको जमीन मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो बगान मजदूर है ये जो क्या हुआ, तो बगान को छोड़कर चल गए, क्योंकि जो गांधी जी का ऐसा विचार था कि वह उनको जमीन दिलाकर ही रहेगा। चलिए अब 16 नंबर का था दोस्तों कि भारतीय संदर्भ में सत्ता के साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए युक्तिपरक एक नीति के कारण बताइए। तो युक्ति कारण दोस्तों युक्तिपरक के कारण वे है जो सोच समझ कर लिया गया है, तर्क है और जिन्हें लाभ हानि को सामने रखकर अपनाया जाता है। पहला, सत्ता के साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। दूसरा, यह भेदभाव कम करती है। तीसरा, विभिन्न विविधताओं को क्या अपने में समेट लेती है। और चौथा दोस्तों, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। ठीक है, अब चलिए 17 नंबर का आता है
कि सड़क परिवहन रेल परिवहन का अपेक्षा अधिक उपयोगी है। कैसे? क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि सड़क परिवहन ऊपर खावर सभी जगह पर बन सकता है। सड़क परिवहन के कारण आप कहीं भी आप जा सकते हैं और आप दरवाजा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या है, रेल से पहुंच सकते हैं? नहीं सर, रेल ये तो रेलवे स्टेशन तक ही ट्रेन दोस्तों सीमित रहती है, क्योंकि आपके घर में तो ट्रेन आएगा नहीं। नहीं सर, देखिए किस प्रकार से लिखना है कि सड़क मार्ग का जो निर्माण रेल मार्ग की अपेक्षा सस्ता भी होता है, क्योंकि रेल का जो पटरी है दोस्तों ये काफी महंगा होता है। और रोड बनाने में दोस्तों कचरा का उपयोग किया, यानी कि कचरा जो अपशिष्ट कचरा है दोस्तों उसी से रोड बनाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर लागत जो है ये दोस्तों कम होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, तो सड़क मार्गों को रख रखाव में भी बहुत कम खर्च होती है। ठीक है, इनके निर्माण में कम समय, कम श्रमिक, कम पूंजी तथा कम तकनीक की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, किसी भी प्रकार की आकृति, यहाँ पर किसी भी प्रकार की आकृति वाले रास्तों पर सड़क निर्माण असंभव है, जबकि रेल मार्ग उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को विकसित नहीं किया जाता। यानी उबड़ खाबड़ पर रेल मार्ग होगा नहीं, उबड़ खाबड़ पर होगा तो जब ट्रेन में चले तो वैसे ऐसे चलेगा, जिसके कारण वो ट्रेन जो है गिर जाएगा, जिस कारण बोगी में आग लग सकता है और तहस नहस हो सकता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर है, सड़क के व्यक्ति को उसके दरवाजे तक छोड़ जाती है, जिसकी हम बताएं, और जबकि रेल निर्धारित रेलवे स्टेशन पर ही रुकती है। 4 नंबर पॉइंट है, सड़क के माध्यम से निर्माण केंद्र में उत्पादित, ठीक है, उनके वस्तु उपभोक्ताओं तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा दी जाती है। इसके माल को बार बार लादना उतारना नहीं पड़ता है। 5 नंबर, सड़क मार्गों पर संचालित वाहनों का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है और इनके विपरीत रेलों का संचालन निम्नलिखित समय पर ही होता है। चलिए अब 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों जानते हैं बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दर्द माउथ दोस्तों, ये मुंह जो दोस्तों बहुत ज्यादा दर्द देने लगा। और एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। अगर सोचते हैं दोस्तों कि मैं 90% लाऊं तो दोस्तों सर को भी सपोर्ट कीजिए, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो नहीं आया चैनल पर पहली बार आए उस चैनल को सब्सक्राइब, और ग्रुप में दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। और 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो मुद्रा आवश्यकताएं दोस्तों ये दोहरे संयोग को समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरह से सुलझाती है, क्योंकि मुद्रा अगर नहीं होता तो दोस्तों वस्तु विनिमय के माध्यम से बहुत ही परेशानी हो झेलना पड़ता है। हम जैसे कि हम आपको बताएं, वस्तु विनिमय एक गाय देता था तो 10 से 4 बकरी लेता था। ठीक है, तो इस तरह से अगर दोस्तों मान के चले आपके पास कुछ भी चीज नहीं है घर में और आपको खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, तो आप दुकान में जाइए तो क्या दुकानदार आपको आटा चावल देगा, लेकिन बोलेगा तुम मुझे आटा चावल की जगह कुछ किसी प्रकार का वस्तु दो, तो क्या आप वस्तु को दे सकते हैं? आपको पास वस्तु नहीं है तो नहीं सर, नहीं दे पाते। इसलिए दोहरे आवश्यकताओं के संयोग को क्या करता है, समस्या कौन सुलझाती है? तो जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह उसका विनिमय किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने का आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं को दोहरे संयोग विनिमय प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है, जब जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने में आवश्यकता दोहरे को संयोग की जरूरत खत्म करती है। इस प्रकार से दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सोचा 19 नंबर का प्रश्न है तो 19 नंबर दोस्तों आपको इंड स्क्रीन दोस्तों मैप का प्रश्न है वो दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिए और एग्जाम में पक्का नंबर कीजिए 5 नंबर। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह और नए वीडियो में।